हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके बहुपद का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और इस लेक्चर में आज हम लोग वो क्वेश्चंस उठाएंगे जाके, ठीक, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, ठीक है, वो क्वेश्चन ही इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पेपर में बहुपद के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जाके, ठीक है। देखो आज का जब हम लोग बात करेंगे जाके, जो भी 2 लेक्चर हम लोगों ने किए जाके बहुपद के, उसमें हम लोगों ने कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं निकालना आता है, ठीक है, उसको मैंने लेक्चर 2 में बहुत अच्छी तरीके से गुणनखंड को सिखाया है, ठीक है। और एक मतलब ऐसे तरीके से सिखाया है कि अगर किसी बच्चे को गुणनखंड का 0 भी नहीं आता है तो वो भी अब गुणनखंड अच्छे अच्छे जो गुणनखंड होंगे उनको भी कर लेगा जाके, ठीक है। तो पहले आप गुणनखंड को अच्छे से अब सीखिए जाके, ठीक है, तभी इस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अभी जब हम लोग कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे जाके, ठीक, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सीख लेंगे जाके, ठीक है। देखो हम लोग करेंगे जाके कि प्रश्नावली 2.1। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में, ठीक है, दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे जब हमको ग्राफ देता है, जैसे हमको ये उसने ग्राफ दिए हैं जाके, 3 ग्राफ दिए हैं, ठीक है। अब देखो पहला ग्राफ उसने हमको क्या बनाया है, ठीक है, जो हमको पहला ग्राफ दिया है जाके, ठीक, ये जो हमारा पहला ग्राफ है जाके, ठीक, पहले ग्राफ को उसने ऐसे बनाया है। देखो पहला ग्राफ उसने ऐसे बनाया है, ये उसका पहला ग्राफ है, ठीक है। और उसका पहला ग्राफ क्या है जाके कि ये देखो ये क्या होती है, एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं। और ऊपर ये क्या होता है, ये वाई अक्ष की धन दिशा होती है और नीचे वाई अक्ष की ऋण दिशा, तो उसको हम लोग वाई डैश कहते हैं। ऋण को हम लोग क्या कहते हैं, वाई डैश और एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। अब इससे कुछ नहीं मालूम। अब देखो बस आपको ये पता रखना है कि ये जो एक्स होता है ऐसे वाला, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जाके, ये हमारा होता है जाके वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है जाके, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। और ये जो हमारा होता है ये पूरा वाई अक्ष होता है, ठीक। और ऊपर वाला वाई अक्ष की धन दिशा, नीचे वाली वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक। और ये जो अक्ष होता है, ये ऐसे वाला जो होता है क्षैतिज में होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जाके एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ये होती है एक्स अक्ष की धन दिशा और ये क्या होती है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, ठीक है। अब देखो ये तो हमको अच्छे तो मतलब 2 अच्छे देगा ही जाके, ठीक है ना। अब उसने ग्राफ कैसे बनाया, उसने ग्राफ ऐसे बनाया है, ठीक। उसने ग्राफ कैसे बनाया जाके, उसने ये ग्राफ बनाया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि y बराबर px का ग्राफ खींचा गया है, तो आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात की। देखो जब वो ये बोल रहा है कि y बराबर, ठीक है ना, उसने ये बोल रहा है कि y बराबर px, तो हम लोग यहाँ पे केवल x देखते, x अक्ष देखेंगे। उसने क्या बोला है कि y इक्वल टू पी एक्स, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्स अक्ष। ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ बना है ऐसे, ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। तो जो शून्यांकों की संख्या होगी जाके, ठीक है। अब देखिए कि ये एक्स अक्ष को, तो ये तो वाई अक्ष को टच कर रही है, एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही है। क्या करेगी, ये एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की जो संख्या होगी जाके वो शून्य हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या शून्य हो जाएगी। क्यों शून्य हो गई, हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बन रहा है, हमें बस ये देखना है कि वो इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। क्योंकि उसने y बराबर पी एक्स दे दिया, अगर हमको x बराबर पी वाई देता तो हम लोग फिर y को देखते, ठीक। जैसे कि अगर यहाँ पे ये दे देता कि यहाँ पे ये दे देता कि x इक्वल टू क्या देता, पी वाई दे देता, तब हम शून्य बताते जाके कि वो y अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। फिर देखते हैं कि ये y अक्ष को ये ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है जाके, एक शून्यक होते जाके, ठीक। लेकिन क्वेश्चन उसने क्या बोला है, क्वेश्चन उसने सीधा सा ये बोला है कि y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ दिया है, ठीक, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर y बराबर यहाँ पी एक्स है तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्स अक्ष पर देखेंगे ये जो ग्राफ है
कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर कितने जगह पर काट रहा है। तो ये एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो जब टच नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 आ जाएगी, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जाके अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ उसने क्या दिया, अगला ग्राफ ये दिया है, अगला ग्राफ उसने क्या दिया है, ठीक है। अगला ग्राफ देखो ऐसे ही बना जाके कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई की धन दिशा होती है और ये वाई की ऋण दिशा, तो हम लोग इसको वाई डैश कह सकते हैं, या कोई चिन्ह नहीं तो वो वाई की धन दिशा। और ये हमारा अक्ष हो गया जाके एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष की ये क्या हो गई, ये हो गई जाके एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, तो हम लोग इसको एक्स डैश कह देंगे, ठीक। और ये जो बीच में बिंदु होता है, ये जो हमारा बीच में बिंदु होता है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने ये ग्राफ ऐसे दिया जाके, उसने ये ग्राफ दिया है, ठीक। उसने ये ग्राफ दिया है, ठीक। उसने ग्राफ क्या दिया, ऐसे उसने ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखो y बराबर, वो क्या कह रहे हैं कि y बराबर px के लिए, ठीक। तो बस हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये होता है ग्राफ, ये जो ग्राफ है, अगर y बराबर जब px है तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। तो केवल इसी पॉइंट पे ये काट रहा है ना, देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। अगर मान लो कि कोई चीज ऐसे जाती तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को ग्राफ स्पर्श करेगा उतने हमारे शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो जहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की जो संख्या होगी जाके वो कितनी हो जाएगी, वो 1 आ जाएगी, ठीक। शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, जाके 1 आ जाएगी, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं जाके, ठीक है। तो अगले ग्राफ को देखते हैं, अगला ग्राफ देखो, ठीक। अगला ग्राफ देखो, ठीक। ऐसे हम लोग कुछ ग्राफ करेंगे, 5-6 ग्राफ करेंगे जाके, ठीक है। जैसे अगला ग्राफ क्या कर रहा है, अगला ग्राफ देखो उसने कैसे लिया, देखो उसने अगला ग्राफ ऐसे दिया है, ये हो गया जाके वाई एच, ये हो गया एक्स एच, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक। मूल बिंदु के दाएं तरफ में एक्स एच क्या होता है, धन दिशा होती है, ये होती है ऋण दिशा, तो इसको एक्स एच की ऋण दिशा, इसको हम लोग एक्स डैश कह देंगे। ये होती है वाई की धन दिशा तो वाई, ये होती है वाई की ऋण दिशा तो वाई डैश, ठीक। अब देखो इसमें ग्राफ क्या बना है, अब इसमें ग्राफ उसने ये बनाया जाके, उसने ग्राफ ये बनाया जाके कि उसने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है ना। उसने ग्राफ कैसे बनाया जाके, उसने ये ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। उसने ये ग्राफ ऐसे बनाया, तो देखो ये जो ग्राफ है, एक तो एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा ये एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तीसरा यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर, ठीक है। और ये चीज जरूर याद रखना कि y बराबर आपको क्या होना चाहिए, कि y बराबर आपको हमेशा px ही दिया होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग x अक्ष पे देखते हैं, अगर वो x बराबर py दे देगा तो हम ग्राफ को y अक्ष पे देखेंगे, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। शून्यांकों की संख्या, यहाँ से शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यांकों की संख्या 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी शून्यांकों की संख्या, 3, 1 2 3, ठीक। ये हमने 3 ग्राफ कर लिए। ऐसे हम लोग 2 ग्राफ और करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 2 ग्राफ और करेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। ये प्रश्नावली 1 में हमको क्या दिया जाकर, जो बहुपद की प्रश्नावली 2.1 है जाके, ठीक। जैसा कि हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का बहुपद हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में ये जो प्रश्नावली पहली है जाके 2.1, ठीक है ना। इसमें हमें केवल ग्राफ ही पढ़ने, इसमें हमको क्या पढ़ने, केवल ग्राफ ही पढ़ने हैं, ठीक है। देखो जैसे अगला ग्राफ देखो क्या दिया है, ठीक। अगला ग्राफ हमको दिया है ऐसे, ये तो एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा, ठीक है। ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। अब देखो उसने आपकी ऐसे दे दिया, ऐसे उसने आपकी ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है। उसने ऐसे ग्राफ दिया है। अब देखो कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या। अब आप लोग देखो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कमेंट करो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। कमेंट करो कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अपने मन से कमेंट करो। देखो एक तो ये एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पर,
तो 2 जगह काट रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अपने अगले ग्राफ की। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। देखो जैसे कि आपकी उसने दिया है, देखो ऐसा क्वेश्चन आप देखो, ये नहीं कि मतलब पता चल गया हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी जाके। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। देखो जैसे ये, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये एक्स की धन दिशा, ये एक्स की ऋण दिशा, वाई की धन दिशा, ये वाई की ऋण दिशा। ठीक है, अब देखो उसने ग्राफ कैसे दिया है। देखो उसने ग्राफ ऐसे दिया, देखो ऐसे उसने आपकी ग्राफ दे दिया। ठीक है ना, आपकी उसने क्या किया जाके, उसने ग्राफ को ऐसे कर दिया। ठीक है ना, आपकी उसने ग्राफ को ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे ग्राफ को बनाया है। ठीक, 1 2 3 4, तो केवल हमको किसको देखना है? केवल हमें एक्स अक्ष को देखना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्यों? क्योंकि हमको दे क्या रहा था कि y बराबर हमको दिया था पी एक्स दिया था, तो हमें केवल ग्राफ किस पे देखना है? एक्स अक्ष पे। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। क्योंकि 1 2 3 4 बिंदु पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, शून्यांकों की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे कर लो। ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं। देखो जैसे आपकी वाला, देखो ये हो गया जाके वाई एच और ये हो गया जाके एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई एच की धन दिशा, ये हो जाएगी वाई एच की ऋण दिशा। ठीक है, अब देखो उसने कैसे ग्राफ दिया है। उसने आपकी ग्राफ जो दिया जाके ऐसे दिया, इस पर केवल कर रहा है, वो इस ग्राफ को काट नहीं रहा है। ठीक है ना, वो ग्राफ को काट नहीं रहा है, उसने आपकी ग्राफ ऐसे दे दिया। ठीक, उसने आपकी ग्राफ को ऐसे दे दिया। अब देखो एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ केवल स्पर्श कर रहा है, तो क्या है वो प्रतिच्छेद करे, क्या है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे, वो क्या है एक्स अक्ष को स्पर्श करे, हम दोनों चीज़ें काउंट करेंगे। ठीक है ना, हम दोनों चीज़ें काउंट करेंगे। तो यहाँ भी देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो वाई अक्ष है ना, हमें देखना है एक्स अक्ष पे। तो 1 2 3, ठीक, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर 2 ग्राफ और हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यह सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या कह रहा है, किसी बहुपद जीएस के लिए y बराबर जीएस का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति में दिया है। कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जीएस के वास्तविक शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की देखो उसने ग्राफ ऐसे दिए हैं, 2 ग्राफ हमको ऐसे बने हुए। ठीक है, जो पहला ग्राफ कह रहा है, मान लो कि ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, सॉरी वाई एच की धन दिशा, ये वाई एच की ऋण दिशा को हम लोग वाई डैश कहते हैं। ठीक है, और इधर ये हो गई जाके एक्स अक्ष की धन दिशा, ये हो गई जाके एक्स अक्ष की ऋण दिशा एक्स डैश। ठीक, अब देखो ग्राफ हमको कहाँ बना है, अब हमको ग्राफ कहाँ बना है कि बार देखो ग्राफ हमको उसने केवल ऐसे बना दिया, ऐसे। अब देखो ये किसी को भी टच नहीं कर रहा है, अब ये किसी को भी टच नहीं कर रहा है। ठीक, जब वो किसी को भी टच ना करे तो भी हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हमारी हो जाएगी जाके 0 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें देखना तो एक्स अक्ष है ना। अब जब वाई अक्ष के लिए भी कहता फिर भी उसके लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होती जाके? 0 होती जाके। ठीक है, समझ में आ गया ना। और अगला ऐसे हम लोग अगर देखें, यही ग्राफ यहाँ ना बना के उसने आपकी यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक, यही ग्राफ वहाँ ना बना के उसने आपकी यहाँ पे ऐसे बना, थोड़ा अच्छे से बना दे, उसने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ भी 0 ही होगी। इन दोनों ग्राफ के लिए शून्यांकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमने क्या कर ली जाके प्रश्नावली 2.1 हमने इंड कर ली है। और प्रश्नावली 2.1 में हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या थे? हमारे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ
थे। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके कि प्रश्नावली, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, जो हमने कल गुणनखंड करने सीखे थे, आज की क्लास में वो सारी चीज़ें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। जिस बच्चे ने कल की क्लास को अच्छे से समझा होगा या जिस बच्चे को पहले से गुणनखंड आता है अच्छी तरीके से, वो बच्चा इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला है। ठीक है ना। तो देखो हम लोग बात करेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट की। देखो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना, तो जो द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है जाके, द्विघात समीकरण को जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 क्या होता है, ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। आप लोग याद करो, थोड़ा रिवाइज करो कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है जाके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक, इसको आप मन में बैठा लो कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखो ये तो पता है ना हमें कि जो a होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो a होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a। ठीक है, और जो b होता है हमारा, b जो होता है हमारा वो x का गुणांक होता है। ठीक, जो b होता है वो क्या होता है हमारा, वो x का गुणांक होता है। ठीक, और जो हमारा c होता है वो हमारा क्या होता है, c, वो हमारा c अचर पद होता है। ठीक है ना, जो हमारा c होता है वो हमारा क्या होता है, c वो हमारा अचर पद होता है। तो ये a b c की तीन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया ना कि a b c क्या होते हैं। अब देखो, अब जब हम लोग कल कर रहे थे, हम लोगों ने जब गुणनखंड किए थे तो वहाँ पे कुछ x की दो वैल्यू आती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब शून्य कहते हैं। मतलब कि x के ऐसे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक, अब देखो शून्य क्या होते हैं, देखो शून्य जैसे हमने मान लिया ये कोई 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये हमको क्या दी है, ये हमको कोई द्विघात समीकरण दिया है बराबर 0। ये हमको कोई द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है ना। अब देखो अगर घात 2 है, मतलब कि द्विघात का कोई बहुपद है, तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देता है। अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर किसी भी बहुपद की घात 3 है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर किसी भी बहुपद की घात 4 है तो उसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है ना। अब इसमें हमारे दो शून्यक आएंगे। अब वो शून्यक होते क्या, अच्छा देखो शून्यक हमेशा हमारे जो होते हैं जाके, ठीक है ना, शून्यक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जाके, वो x के मान होते हैं। वो क्या होते हैं, x के मान होते हैं। जो x के मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। और ये जो x के मान होते हैं ये इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। देखो शून्यक मतलब कि x के ऐसे मान, ठीक है, x के ऐसे मान जो उस समीकरण में रखने पर, जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, x के, ठीक, x के अदेव शून्य अगर हम लोग परिभाषा लिखे कि x के ऐसे मान, ऐसे या ऐसी वैल्यू, ठीक है ना, जो ठीक है ना, x के ऐसी वैल्यू जो बहुपद, एक बहुपद ही तो है ना, बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, मतलब कि बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए, वो हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है ना, शून्यक होते हैं। ठीक है ना, तो शून्यक को हम लोग जैसे ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, तो हम लोग पहला शून्यक हमेशा क्या मानते हैं, अल्फा। हम लोग पहला शून्यक हमेशा क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं। और दूसरा शून्यक हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा बीटा मानते हैं। ठीक, तो पहला शून्यक हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, और दूसरा शून्यक हम लोग क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे, पहला शून्यक का मानेंगे अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। याद रखना कि पहला शून्यक हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरा शून्यक बीटा मानते हैं। तो ये पता चल गया कि शून्यक क्या होते हैं,
एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण को क्या कर दे, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक, जिससे कि इसका मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। वो हमारी क्या होती जाके, उस समीकरण के क्या होते हैं जाके, शून्य को होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया जाके शून्य क्या होते हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से निकाले, दो फार्मूले याद रखने हैं जाके कि जो मूलों का योगफल होता है, ठीक है ना, मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल, ठीक है। ये जो हमने शून्यक माने थे हम उनको मूल भी कहते हैं, शून्यक को हम लोग क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं, मूलों का योगफल, ठीक। मान लिया कि हमने मूल हमारे क्या है, ठीक है ना, मान लिया कि मूल क्या है, देखो अगर हम लोग ये माने कि जो मूल है हमारे, ठीक है, मूल हमारे क्या है, ठीक है, एक मिनट देखो, माना मूल क्या है, मूल हमारे क्या है जाके अल्फा कामा बीटा है, ठीक है। अगर हमारे मूल अल्फा कामा बीटा है, ठीक है, और जो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल, योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हमारे मूल होते हैं, योगफल को मतलब कितना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का बी अपान में ए, क्या होता है, माइनस का बी अपान में ए। इसी को हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक, हमको निकालना है, एक्स का गुणांक बी, यही तो है ना, देखो एक्स का गुणांक बाहर माइनस बी और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए ही तो आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योगफल क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि माइनस का बी अपान ए होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। ऐसे कि ये याद रखेंगे जाके कि जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है माइनस का सी अपान में, सॉरी वो होता है सी अपान में, ठीक है ना। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान में ए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अचर पद सी हमारा क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। हिंदी में भी याद रखना और ऐसे भी। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, वो मेरा होता है जाके सी अपान ए, ठीक है ना। मूलों का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये सूत्र पता चला कि योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपान ए, गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है ना। अब देखो एक फार्मूला और याद रखना जाके, ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे जाके ना, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट का भी सवाल कर रहे हैं ना। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना जाके कि जब हमको मान लो कि द्विघात समीकरण, हमें अगर मूलों का योगफल, ठीक है, और मूलों का गुणनफल दिया हो, ठीक है ना, ये अगर हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा डॉट बीटा, मतलब कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर हमको दिया है, ठीक है ना, तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी ये होती है, हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो ये होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, बाहर एक्स, ठीक है ना, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल, ठीक है ना, बराबर में 0। ये हमारी होती है जाके द्विघात समीकरण। अगर हमको मूलों का योगफल दे दे, ठीक है ना, मूल अगर हमको दे दे, मान लो कि वो अल्फा और बीटा, मान लो हमको उसने मूल क्या दे दिए, मूल हमको दे दिए उसने अल्फा कामा बीटा दे दिए, तो एक तो या हमको दे देगा कि डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा दे देगा या अल्फा डॉट बीटा, या हमको कोई मूल ना दे, हमें द्विघात समीकरण दे दे तो हम मूल निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो स्वरूप होता जाएगा, द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है जाके, द्विघात जो समीकरण हमारा होता है
एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल, फिर ब्रैकेट बंद बाहर गुणे में एक्स, ये एक्स गुणे में होता है, प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल। अगर हमको मूल दे देगा अल्फा और बीटा तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। द्विघात समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। इसी को अगर हम लोग अल्फा बीटा के रूप में लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस का बीटा बाहर में एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स, और प्लस में मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा डॉट बीटा, प्लस का अल्फा डॉट बीटा बराबर में 0। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण हम लोगों को याद रखनी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ चीज़ें आपको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हाई स्कूल की मैथ है, इसको आप सिर्फ यूपी बोर्ड के एग्जाम देख के ना उसको मतलब कि पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपको आगे कंपटीशन की तैयारी करना है या कुछ भी करना है, आगे पढ़ाई करनी है, तो हाई स्कूल की मैथ जो है बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि हेल्पफुल होगी जाके। अगर अभी आपने हाई स्कूल की मैथ को अच्छे से पढ़ा तो आगे आप कोई भी मैथ पढ़ेंगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी जाके, ठीक है। और जितने डिटेल से अभी आपको पढ़ाया जाएगा फिर आगे आपको इतने डिटेल में चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। फिर आपको इतनी डिटेल में चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। तो याद रखना कि मूलों द्विघात समीकरण क्या होती है, जब हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखो जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा उसने ये बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन हमको दिया है जाके, लेकिन उसने हमको मूल नहीं दिए, उसने हमको द्विघात समीकरण लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, देखो पहले द्विघात समीकरण क्या हमको दिए जाके कि देखो पहले द्विघात समीकरण हमको क्या दिए, ठीक है। पहले द्विघात समीकरण जो हमको दिए जाके, देखो पहले द्विघात समीकरण क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8, ये हमको उसने पहले द्विघात समीकरण दी है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे जाके कि पहले तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके इसको शून्य ज्ञात करेंगे। ये हमने कल बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें की थी। देखो हमने बोला कि जैसे शून्य हमको निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो 8 ही, इसे निकालते हैं ना, तो यहाँ पे 1 है, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे, 8 1 कम 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे, 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनको घटाने पे हमारा b मिल जाए। b हमारा कितना है, 2 है, ठीक, जिनको घटाने पे b मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा घटाने पे क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता है, अगर ये जो हमारा अचर पद हमारा ये निगेटिव होता है तो हम लोग उसको घटाने पे b मिलाते हैं, ठीक है। तो 8 देखो हमारा क्या है, 8 हमारा क्या है, 8 जो है हमारा माइनस का है, 8 हमारा ये क्या है, 8 हमारा ये माइनस का है, ठीक। अब ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पे 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 8 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 होता है, ठीक। और 4 में 2 घटाएंगे तो हमारा 2 भी मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ना इस चीज़ को, 4 माइनस का 2 बाहर एक्स लिखेंगे और माइनस का 8 बराबर 0, बराबर 0 लेके चलेंगे क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करने। तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा करो, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा जाके देखो माइनस का 4x, पहले हम लोग चलो गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, कितना हो, चलो गुणा खोल देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस का 8 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, तो इसका पहले यहाँ गुणा, एक्स का 4 में 4x,
अब ये माइनस और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे दो दो क्या बनाए, ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस का 4। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 4 बचेगा। ये चीज़ अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, ठीक, तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन हो गया ना। 1x कॉमन होगा तो उसको हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ से 1x कम हो जाएगा, यहाँ से x कम हो जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है। ऐसे ही देखो ये प्लस यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा और 8 को हम लोग 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 4। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन करेंगे और x प्लस 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब हमको ये हमारे गुणनखंड हो गए, ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग शून्यक निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो बारी बारी सबको 0 के बराबर, तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 4 आ गया। ये हमारा पहला शून्यक हो गया। ठीक है। ये हमको इसको हम लोग क्या कैसे कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 4 हो गया। ऐसे हम लोग जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक, तो ये हमारा मतलब दूसरा शून्यक हो गया, बीटा हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके संबंध की सत्यता की जांच हमको करनी है। हमें क्या करनी है, जाके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना। हमने मूल तो निकाल लिया, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस को 2। ठीक है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच, देखो मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक, मूलों का योगफल हमारा क्या होता है, जाके वो हमारा होता है जाके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान में ए होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है। ठीक है। अगर हम लोग देखो हमारा, अगर हम यहाँ से ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो अगर हम यहाँ से ए बराबर तुलना करें द्विघात समीकरण की, सिर्फ ए बराबर 1 आ जाएगा और ऐसे बी बराबर कितना आ जाएगा, एस का गुणांक -2 और अचर पद हमारा सी बराबर कितना होगा, -8 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब हमें मूलों का योगफल, देखो एक तुमने जो मूल निकाले इनको डायरेक्ट इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे। ठीक है ना। कैसे जोड़ेंगे, जाके 4 प्लस और -2 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। और इधर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से योगफल, इधर योगफल हम लोग अल्फा प्लस बीटा सीधा जो मूल दिए उनको जोड़ के दिखाएंगे और इधर हम लोग फार्मूले से माइनस बी अपन ए से हम लोग योगफल निकालेंगे। ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जाके माइनस का 2 है। ठीक, माइनस का 2 है बटे ए का मान कितना है, ए का मान तो 1 है। तो इधर देखो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है। और इधर -2 प्लस 2 प्लस 2 में 1 से भाग करोगे 2 ही आ जाएगा। तो ये देखो LHS बराबर RHS आ गया। ठीक, यहाँ से क्या हुआ जाके कि LHS बराबर RHS आ गया। ठीक, जब LHS RHS आ गया जाके तो हमारे क्या होगा, जाके हमारा क्या होगा, जाके मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी। अभी तो हमने केवल योगफल के लिए दिखाया। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, जाके कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो क्या होता है, ठीक, वो क्या होता है कि अल्फा डॉट बीटा बराबर माइनस का सी, सॉरी वो होता है हमारा सी अपान में, ये हमारा क्या होता है, जाके सी अपान ए होता है। तो अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, तो अल्फा कितना है हमारा 4 है, गुणे अल्फा डॉट बीटा माइनस का 2 है और सी हमारा कितना है -8 है और बटे में ए हमारा कितना है, ए हमारा 1 है। ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 बराबर में 1 में भाग करोगे 8 का, 8 में 1 का भाग करो -8। यहाँ भी देखो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। अतः गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। अतः संबंध की सत्य, बस ये लिख दो, अतः संबंध की सत्यता क्या है, सत्यता सत्य है। तो ऐसे हम लोग करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग उसके मूल निकालेंगे। ठीक है। अब मूल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल हम लोग डायरेक्ट मूलों से निकालते हैं इस तरफ और इधर हम लोग फार्मूले से। अगर दोनों तरफ से चीजें इक्वल आ रही हैं, ठीक, तो हम लोग कैसे कहता है संबंध की सत्यता क्या है, सत्य है जाके। अर्थात संबंध की सत्यता क्या है, सत्य है जाके। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जाके और क्वेश्चन करेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आता है, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमको दिया जाके 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगला क्वेश्चन क्या दिया जाके, अगला क्वेश्चन हमको दिया जाके 4s² माइनस का 4s प्लस 1, ठीक, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इससे शून्य ज्ञात करेंगे। इससे हम लोग शून्य, देखो 4 एकम 4, 4 को तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि हमारा b मिल जाए, b मतलब 4 मिल जाए, वो भी जोड़ने पर। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको जोड़ने पर हमारा b 4 मिल जाए। तो 4 का फैक्टर 2 दूनी 4 होता है, जिनको जोड़ने पर 4 मिलेगा। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि अचर पद प्लस है, ठीक है ना। जब अचर पद हमारा प्लस का होता है हम लोग जोड़ने पे b मिलाते हैं, माइनस होता है तो हम लोग घटाने पे b मिलाते हैं, ठीक है। तो 4s² माइनस का 2 प्लस का 2s प्लस का 1 ऐसे लिख देंगे। 4 को हम लोग 2 + 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो दो दो हमने पेयर बना लिए, दो दो हमने पेयर बना लिए। यहाँ हम लोग 2s कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, जाके 2s बचेगा, माइनस का 1 यहाँ बचेगा। यहाँ हमने माइनस का 1 कॉमन कर लिया तो 2s माइनस का 1 बचे बराबर 0, ठीक है। अब देखो जब हम 2s माइनस 1 बराबर 0 इसको हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ भी हमारा बच जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग 2s माइनस 1 को अब बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे तो देखो 2s बराबर 1 हो जाएगा, 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और s बराबर 1/2 आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जब ये दूसरा गुणनखंड 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2s बराबर 1 आ गया, s बराबर 1/2 आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखो अल्फा का भी मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया 1/2, और हमारा अल्फा बराबर भी 1/2 है, और हमारा जो बीटा बराबर भी 1/2 है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्या करेंगे जाके, अगर हम लोग ये द्विघात समीकरण से ए बी सी के मान निकाले, ठीक है ना, द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, और बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान में ए होता है, ठीक। इसको हम लोग सत्य दिखाना है कि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आएंगी। इधर हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस का 1/2, और इधर माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/a का मान 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ना, और प्लस में 1/2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4/4, ये कट के 1 आ गया, और ये हमारा 2/2 बराबर 1, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया, मतलब जो मूलों का योगफल निकाला वो हमारा LHS = RHS आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग इधर दिखा देते हैं मूलों का गुणनफल कि अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A उधर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा कितना है 1/2, एक तो ऐसे गुणनफल निकालो और दूसरा सूत्र से। C/A की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो जब इनका गुणा करोगे 1/4 बराबर 1/4, ठीक। तो इधर भी देखो हमारा, इधर भी हमारा जो है LHS = RHS आ गया, इधर भी हमारा LHS = RHS आ गया, ठीक। जब दोनों तरफ LHS, मूलों का योगफल भी हमने LHS = RHS और गुणनफल भी LHS = RHS दिखा दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः संबंध की सत्यता सत्य है,
सत्य है, अतः संबंध की सत्यता क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे, जब हमको एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन, कहेगा कि इस द्विघात समीकरण से शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण लिखी है, जो द्विघात समीकरण लिखी है उसके हमको सबसे पहले गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, गुणनखंड से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले गुणनखंड के जिससे जो एस का मान आता है, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है वो हमारा अल्फा होता है। दूसरे गुणनखंड से हमारा क्या होता है, दूसरे गुणनखंड से हमारा बीटा होता है। ठीक, दूसरे गुणनखंड से हमारा बीटा होता है। और हम लोग द्विघात समीकरण से ए बी सी की वैल्यू ऐसे देखो डायरेक्ट निकालते हैं। इसीलिए मैं बार बार इतना ज़्यादा द्विघात समीकरण को बोल रहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कि एक्स स्क्वायर दो घात वाले का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक घात वाले का चर का गुणांक बी होता है, अचर पद हमारा सी होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग संबंध की सत्यता में मूलों का योगफल दिखाते हैं और दूसरी चीज हम लोग मूलों का गुणनफल दिखाते हैं। एक तो हम लोग मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, एक तो हम अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखाएंगे, और एक फार्मूले से अगर दोनों LHS हमारे और RHS इक्वल आ जाते हैं, ठीक, पी इसी तरीके से हम लोग क्या दिखाते हैं, अल्फा डॉट बीटा दिखाते हैं, सी अपान ए दिखाते हैं। इसी विधि से हम लोग क्या दिखा, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपान ए दिखाते हैं। ठीक है ना, और डायरेक्ट इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे और इधर डायरेक्ट क्या फार्मूले से सी अपान ए का गुणनफल निकालेंगे। अगर LHS RHS यहाँ से बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं अतः संबंध की सत्यता सत्य है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। ये भी लिख सकते हैं कि अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्य है। ठीक, ये लिख देना जाके ज़्यादा सही रहेगा, जाके कि अतः शून्यांकों तथा गुणांकों, ठीक है, के मध्य, ठीक है ना, संबंध की सत्यता सत्य है। ठीक है, तो हम लोग ये भी चीज़ें लिख देंगे सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो समझ में आ गया ना कि देखो आज हम लोग ऐसे ही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन करने जाके, ठीक है ना। और कल हम लोग क्या करेंगे, जाके कल की क्लास में हम लोग इस जो बहुपद को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, जो बहुपद लेक्चर हमारा, हमने क्या बोला कि देखो कोई भी मतलब कि चैप्टर होता है जिसको उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासों में एंड कर देते हैं। ठीक है ना, तो कल एक क्लास और ले लेंगे तो बहुपद हमारा चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाएगा जाके। और मैंने जो बताया कि ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन बताए थे वो, और दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, यही 2 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज से इस चैप्टर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी कल नेक्स्ट क्लास में।